तो आज अपन पढ़ेंगे तुलनात्मक विश्लेषण, प्रकृति क्षेत्र और उपयोगिता, यूनिट नंबर 1, बीपीएससी 133, 20 नंबर का सवाल यहाँ से आना है। पहला ही सवाल होगा। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम तुलना क्यों करते हैं? तुलना हम इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों हमें वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। ठीक है। जैसे कि अपन डेली लाइफ में तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कौन सा मोबाइल, कौन सा टीवी, कौन सा बाइक अच्छा है। तो इसीलिए दोस्तों शासन के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, चाहे निरंकुश शासन तंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, ठीक है, चाहे कुलीन तंत्र हो, ठीक है, या तानाशाह हो, सभी अलग अलग प्रकार के शासन तंत्र होते हैं। उसमें से बेहतर कौन सा है, और हम हर एक चीज की तुलना करते हैं ताकि हमें बेहतर रिजल्ट मिल सके। ठीक है। तो कई बार हम इस तरह से तुलना करते हैं ना कि अमेरिका जो जुडिशरी है और भारत की जुडिशरी, अमेरिका की न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका कैसे काम करती है, दोनों में क्या अंतर है, और भारत की न्यायपालिका को किस तरह से हम और ज्यादा बेहतर रूप में सुधार कर सकते हैं। तो हम तुलना इसलिए करते हैं कि मतलब कौन सा देश में कुछ तो चीज बढ़िया होगी। अब किसी देश का संविधान अच्छा है, कुछ चीजें हम वहां से देखते हैं, वहां से हम अपने देश में अप्लाई करते हैं और चीजों को अपन बेहतर बनाते हैं। तो तुलना करने की जो शुरुआत है दोस्तों शासन प्रणाली में, वो अरस्तु के टाइम से चालू हो गया था। अरस्तु ने दोस्तों लगभग आपका 158 देशों का संविधान है, उसके अध्ययन किया था और फिर तुलना की थी। ठीक है। और उन्होंने पाया कि मतलब जो एक प्रकार का लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र, यही अच्छा होता है। इसके अलावा जितने निरंकुश तंत्र है, राजतंत्र, वो इतना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। तो यह आपको डेफिनेशन में लिखना है। और अरस्तु के बाद में कुछ और विद्वान है, जैसे कि दोस्तों सिसेरो है, पोलिबियस है, मैकियावेली है, थॉमस होब्स है, जॉन लोक है, एलेक्सी द टोकविल है, कार्ल मार्क्स है, और जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है। और बेज हॉट, सिसेरो, पोलिबियस, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, एलेक्सी द टोकविल, कार्ल मार्क्स, इन सब ने दोस्तों तुलनात्मक राजनीति को विकसित करने का प्रयास किया है। ठीक है। तो तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति का अंतर अब समझ लेते हैं। दोस्तों जब तुलनात्मक सरकार की हम बात करते हैं तो यहां पर जो अवधारणा होती है हमारी सीमित होती है। जैसे कि अपन राजस्थान सरकार और केरल सरकार की तुलना करें तो ये हमारा एक छोटा एक नजरिया है देखने का। लेकिन जब तुलनात्मक राजनीति की बात करें कि अमेरिका की राजनीति और भारत की राजनीति किस तरह से काम करती है, तो वहां पर हम न सिर्फ सरकारों की तुलना करेंगे, लेकिन तुलनात्मक राजनीति में हम न्यायपालिका की तुलना कर सकते हैं, विधायिका की तुलना कर सकते हैं, कार्यपालिका की तुलना कर सकते हैं, चुनाव किस तरह से होते हैं अमेरिका और भारत में उनकी तुलना कर सकते हैं अपन। ठीक है। और वहां पर दबाव समूह, हित समूह और भारत के दबाव समूह, हित सरक किस तरह से काम करते हैं उसकी तुलना कर सकते हैं। तो वापस से सुनो, तुलनात्मक राजनीति एक ब्रॉड वे में एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि व्यापक एक विस्तार है, बड़ा चीज है, एक बड़ा सर्कल है तुलनात्मक राजनीति। और उसके अंदर एक छोटा सर्कल आता है, एक छोटा वृत्त आता है, उसका नाम होता है तुलनात्मक सरकार। तो तुलनात्मक सरकार में तो हम दो सरकारों की ही तुलना करते हैं। ठीक है। अब सरकार है दोस्तों, यहाँ पर सरकार का मतलब है सरकार के तीन अंग। तो तुलनात्मक सरकार में हम न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की तुलना करेंगे। लेकिन तुलनात्मक राजनीति में दोस्तों हम हित समूह, दबाव समूह किस तरह से काम करते हैं, गैर सरकारी संगठन किस तरह से काम करते हैं, विपक्षी पार्टियां वो किस तरह से काम करती है, वो बहुत कुछ देखते हैं अपन तुलनात्मक राजनीति में। समझ में आ गया इतना? ठीक है। तो जब मैं आपको बताऊं कि त्रिपुरा और मिजोरम सरकार की तुलना हो रही है तो ये तुलनात्मक सरकार है। लेकिन तुलनात्मक राजनीति जब मैं कह दूंगा कि भारत की राजनीति और अमेरिका की राजनीति वो किस तरह से काम करे, ये तुलनात्मक राजनीति हो जाएगी। ये तो है छोटी सी कहानी की शुरुआत। और हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको और चीजें बता देता हूं, जैसे कि दो व्यवस्थाओं के बीच में तुलना करने से हम किसी भी विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करते हैं और हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब जैसे कि अमेरिका की जो कोर्ट है किस तरह से काम करेगी या करती है, या भारतीय कोर्ट किस तरह से काम करती है, तो हम दो व्यवस्थाओं के बीच में तुलना कर रहे हैं और किसी एक विषय वस्तु की जानकारी ले रहे हैं, तो हम नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। देखो आगे है, पहला ही हेडिंग है तुलनात्मक राजनीतिक ऐतिहासिक सिंहावलोकन। इसमें दोस्तों पहली जो बड़ी हेडिंग आपको याद रखनी है, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उत्पत्ति। तो उत्पत्ति की शुरुआत कहां से हो जाती है वो अभी तो बताया है मैंने। अभी मैंने आपको बताया कि जो अरस्तु था, यूनानी विद्वान था एक, है ना, यूनान का रहने वाला था। और इनके सिद्धांतों से हमें तुलनात्मक राजनीति का पता चलता है। देखो इसके वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे तभी और ज्यादा समझ में आएगा आपको, राइट। अभी तो आप ईयरफोन लगा के सुने। तो एक 20 नंबर का यही सवाल आता है इस चैप्टर से। इसके अलावा दोस्तों
अपने को कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पहला जो हेडिंग था कि उत्पत्ति कहां से हुई, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की, तो अरस्तु जो था उन्होंने शुरुआत किया था। उन्होंने क्या किया था कि 158 देशों का जो संविधान था वो पढ़ा, तो उन संविधानों को पढ़ के मतलब काफी तरह के शासन तंत्र इन्होंने बताए थे, जैसे कि लोकतंत्र होता है, एक कुलीन तंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है, एक निरंकुश तंत्र होता है। भाई लोकतंत्र आप जानते हैं, जहां पर जो जनता होती है अपने प्रतिनिधियों को, अपनी कैंडिडेट्स को विधायिका में भेजती है और विधायिका में वो लोग बैठ करके पूरे देश को चलाते हैं। कुलीन तंत्र यानी कि अरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र में दोस्तों देश के कुछ गिने चुने लोग जो अमीर होते हैं वो अगर मिलकर के शासन चलाए तो कुलीन तंत्र कहलाएगा। राजतंत्र का मतलब होता है मोनार्की, जहां पर राजा की चलती है। निरंकुश तंत्र का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों जो सरकारें होती है वो अपने मन मुताबिक काम करती हैं। तो उन्होंने बताया कि जो डेमोक्रेसी है ना वो ही ठीक होती है, और डेमोक्रेसी में दोस्तों लोकतंत्र में सुशासन लाया जा सकता है, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के, अपने आवाज उठाने का अधिकार, स्वतंत्रता उनको मिलती है। अरस्तु के बाद में दोस्तों रोमन दार्शनिक दार्शनिक आए, जैसे कि पॉलीबियस आया, सिसेरो आया, तो उन्होंने और ज्यादा तुलनात्मक राजनीति पे बातें कही थी। ये आपको पहली हेडिंग के अंदर लिख के आ जाना है। पहली हेडिंग थी राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उत्पत्ति। अब देखो किताब से पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है, किताब में बहुत सारी चीजें दे रखी है। यहाँ पे शुरुआत के 3-4 पेज तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, क्योंकि मैंने आपको छोटा सा बता दिया तुलनात्मक सरकार क्या होती है, तुलनात्मक राजनीति क्यों होती है और तुलना हम क्यों करते हैं, बस यही अपने को पढ़ना है। अब इसका जो दूसरा हेडिंग है कि मतलब किस तरह से तुलनात्मक राजनीति का सफर आगे बढ़ता है, यही आपका सवाल होगा, पहला ही सवाल 20 नंबर का। तो सेकंड वाली हेडिंग है ना, इसमें आपको हेडिंग जरूर याद रखनी है, हेडिंग नहीं याद रखेगी फिर तो भटक जाएंगे और फिर तो कुछ भी लिख के आ जाएंगे, वहां पे नंबर नहीं मिलेंगे। तो 20 में से अगर 12, 14, 15 नंबर लाने तो हेडिंग याद रखना है। पहली हेडिंग उत्पत्ति की थी, तुलनात्मक राजनीति की उत्पत्ति कहां से हुई, अरस्तु से हुई थी। फिर पॉलीबियस ने कुछ कहा, सिसेरो ने कुछ कहा था, फिर ठीक है, इस पे इतना ही लिख के आना है। दूसरा है 19वीं सदी का अंत और 20वीं शताब्दी का प्रारंभ। अब इसके अंदर ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं, तो इसको तो भूलो और मैं जो कह रहा हूं उसको सुनते जाओ, ठीक है। तुलनात्मक अध्ययन में दोस्तों आदर्श राज्य की संकल्पना की गई, यानी कि एक आइडियल स्टेट क्या होगा, एक आदर्श राज्य क्या होगा, उसकी जो चर्चा है वो 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में की गई। यानी कि यहां पर बात की जा रही है 1880, ठीक है, और 1910-20 के आसपास की, ठीक है। और इस टाइम पे दोस्तों उदारवाद है वो पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में छा रहा था। उदारवाद विचारधारा में आप जानते हैं कि सीमित सरकार की बात की जाती है, मुक्त बाजार की बात की जाती है, व्यक्ति के अधिकारों, आजादी, स्वतंत्रता की बात की जाती है। इस टाइम पे है ना, मतलब 19वीं सदी के अंत में यूरोप के देशों का विश्व राजनीति में बहुत ज्यादा डोमिनेंस था, कि पूरी दुनिया के अंदर राजनीति कैसा चलेगी यूरोप ही डिसाइड करता था। और इस समय दोस्तों एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के देश गुलाम थे, है ना। तो इस टाइम पर बहुत सारी किताबें लिखी गई, जैसे कि जेम्स ब्राइस की किताब लिखी गई मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ये मेरी वीडियो देख करके है ना आप नोट्स बना लेना, ठीक है। जेम्स ब्राइस मैंने कहा है, जेम्स ब्राइस, इनकी किताब थी मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक लोकतंत्र, जेम्स ब्राइस की। फिर हैमर फाइनर की किताब थी, हैमर फाइनर की थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स। वापस से सुनो, जेम्स ब्राइस की किताब थी आधुनिक लोकतंत्र, और हरमन फायर की थी दोस्तों थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, ठीक है। ये दो कुछ किताबें थी। तो 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में दोस्तों जो अध्ययन किया जा रहा था तुलनात्मक राजनीति में, जो पढ़ाई लिखाई की जा रही थी, यूरो केंद्रित था। यूरो केंद्रित का मतलब होता है कि वहां पर बस यही तुलना की जा रही थी यूरोप के देशों की ही, कि फ्रांस की राजनीति कैसे काम करती है, जर्मनी की राजनीति कैसे काम करती है, और दोस्तों यूरोप के देशों की जो अंदर की राजनीति है उसी को समझा जाता था। एशिया के देशों की राजनीति से कोई मतलब नहीं था 19वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है। अफ्रीका के देश कैसे चल रहे थे, लैटिन अमेरिका के देश कैसे चल रहे थे, इस पर कोई चर्चा नहीं करता था। तो क्या लिख के आना है कि 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो अध्ययन होता था तुलनात्मक राजनीति में, यूरो केंद्रित होता था। यूरो मतलब यूरोप, ठीक है, यूरो केंद्रित, यूरो केंद्रित, इसको है ना रट लेना इस सवाल को, यही सवाल होगा 20 नंबर का पहला सवाल, ठीक है। कैसे भी रटो वो आप पे है। अब देखो आगे मैं आपको बता देता हूं कि यूरो केंद्रित का मतलब वही वही बताया मैंने,
कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं, सरकार किस तरह से काम कर रही है, शासन प्रणाली किस तरह से काम कर रही है, बस यही अध्ययन किया जाता था। तो पूरी दुनिया में यूरोप का प्रभुत्व था, यूरोप के देशों ने गुलाम बना रखा था अनेक देशों को। तो जो पश्चिम की उदारवाद विचारधारा थी उसका प्रभुत्व था, उदारवाद को प्रमोट किया जा रहा था। और दोस्तों, यूरोप के द्वारा जो जाति एवं सभ्यता की दृष्टि से जो सर्वोच्चता का गुण दिखाया गया था, वो हमें इस टाइम पीरियड में दिखता है। यानी कि यूरोप के जो लोग थे वो बोल रहे थे हमारी जाति है, हम लोग अच्छे हैं, आप लोग नालायक हैं, ठीक है, आपकी जो सभ्यता है, आपका जो सिविलाइजेशन है वो घटिया, आपकी किताबें घटिया है, हमारी जाति, हमारा रंग है ना वो अच्छा है, और हम इसलिए आप पे शासन कर रहे हैं ताकि आपको हम सिविलाइज्ड कर सके, राइट। ये हमें लिखना है सेकंड हेडिंग में। अब दोस्तों तीसरी जो हेडिंग है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसको भी आप है ना किताब वाली जो बात है इसको आप थोड़ा सा भूलो और मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ, शॉर्ट में बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो तीसरा जो हेडिंग है उसको याद रखना है सिर्फ अपने को, द्वितीय विश्व युद्ध और उसके पश्चात, यानी कि तुलनात्मक राजनीति है, इसके अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या चर्चाएं की जाने लगी। तो 1930 की बात करें तो दोस्तों 1930 में जो दुनिया की राजनीति थी और जो दुनिया की आर्थिक स्थिति, इसमें बदलाव आता है। आप जानते हैं 1929 में दुनिया में आर्थिक महामंदी आई थी, कंपनियां बर्बाद हो गई थी, लोगों के रोजगार छिन गए थे, ठीक है। और इस समय लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, ठीक है, समाजवाद की उत्पत्ति हुई उससे बाद में, और पश्चिम का उदारवाद आया। दोस्तों पश्चिम की तरफ से उदारवाद आया, और जो लेनिन था, जो सबसे बड़ा नेता था यूएसएसआर का, उसने समाजवाद दिया दुनिया को। समाजवाद और उदारवाद या पूंजीवाद कहें तो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में लड़ाई चलने लगी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। तो दुनिया में दो गुट बन गए, पूंजीवाद का और समाजवाद का गुट। और दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के बाद में कोल्ड वार चला था, ये लिख के आएंगे अपन। कोल्ड वार में आप दो चार चीजें अपने मन के हिसाब से लिख के आ जाना कि अमेरिका उसको रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व कर रहा था उस पूंजीवाद को, और उस समय यूएसएसआर सोवियत संघ था वो समाजवाद को प्रमोट कर रहा था। तो 1945 के बाद में देखिए बहुत सारे देश एक एक करके आजाद होने लगे, हर देश में आधुनिकीकरण किया जाने लगा, यानी कि उद्योग धंधे बसाए जाने लगे, खेती बाड़ी पे ध्यान दिया गया, ठीक है, और रोजगार पे ध्यान दिया गया, ठीक है, और अपने आधारभूत ढांचे पर भी ध्यान दिया गया। तो तुलनात्मक राजनीति आपने को क्या लिखना है तीसरे हेडिंग में, कि भाई दूसरे विश्व युद्ध के बाद में दुनिया में दो गुट बन गए, दो ग्रुप बन गए, पूंजीवाद को समाजवाद का, ठीक है, और विओपनिवेशीकरण की प्रक्रिया चल पड़ी, यानी कि देश है अब गुलामी से बाहर निकलने लग गए। और दोस्तों काफी देशों ने पूंजीवाद का रास्ता अपनाया, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। गुट निरपेक्षता क्या होती है वो अपने मन के हिसाब से लिख के आ जाना। तो दोस्तों इस तरह से उत्तर लिखे जाते हैं, अपने मन के हिसाब से तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखें आगे कि 1945 के बाद में और क्या क्या आया। भाई जो हेडिंग है ना ये सबसे बड़ी हेडिंग है, अगर इसको समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखें आप कितनी बड़ी हेडिंग है अपने आप में। तो बहुत सारे सिद्धांत आते हैं 1945 के बाद में, ठीक है, क्या क्या आता है मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो देखो 1950 और 60 के बीच में है ना व्यवहारवाद आता है। राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक सिद्धांत आया, उसका नाम था व्यवहारवाद। क्या नाम था, क्या लिखोगे? देखो अब तक जो कहानी चल रही थी वो तो आपको पता ही है कि अब तक हमें शीत युद्ध की थोड़ी सी चर्चा कर ली, ठीक है। शीत युद्ध का लिख करके अपने को व्यवहारवाद पर चर्चा करनी है कि राजनीति विज्ञान में 1950 और 60 के दशक में व्यवहारवाद आया, बिहेवियरलिज्म इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो व्यवहारवाद क्या होता है दोस्तों, मतलब कि इंसान है ना, मतलब आम जीवन में जैसे वो डेली लाइफ में क्या व्यवहार करता है, यानी कि किस पार्टी को वो फेवर कर रहा है ना, और किस पार्टी को पसंद करता है, ये व्यवहारिक रूप से देखे जाने लगा, ठीक है। तो इंसान का जो राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक व्यवहार, उसको समझा गया, ठीक है। और ये समझा गया कि जो भाई इंसान है ना वो कंट्रोल्ड होता है, वो निर्देशित होता है। अब जैसे कि मतलब मोबाइल में हम देखते हैं, टेलीविजन में हम देखते हैं, बार बार मीम्स देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, स्टोरीज रील्स वगैरह, तो वहां पर नेताओं के बयान आ जाते हैं कुछ, ठीक है। तो हम पार्टियों से प्रभावित हो जाते हैं कि भाई इसी पार्टी को मैं वोट करूंगा या करूंगी। तो व्यवहारवाद क्या है दोस्तों, सामाजिक यथार्थ का इसमें अध्ययन किया जाता है, यानी कि समाज की सच्चाई क्या है व्यवहारिक रूप से वो समझी जाती है,
ठीक है। इसमें दोस्तों व्यवहारवाद में आप कम से कम 3 विद्वानों के नाम अपने को याद रखने हैं। पहला है मैक्रिडस। मैक्रिडस, ठीक है। वीडियो को वापस से देखना, इसके नोट्स बनाने हैं और वीडियो को है ना थोड़ा स्लो करके देखना। यूट्यूब पे आप ऑप्शन तो आता ही है स्लो करने का। तो एक तो मैक्रिडस का नाम याद रखना कि व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने का काम मैक्रिडस ने किया था, ठीक है। और एक हैरी एक्सटीन, मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, हैरी एक्सटीन। एक्सटीन लिख लेना बस, ठीक है, काम चल जाएगा अपना। एक्सटीन है, ठीक है। एक्सटीन और एक गैब्रियल आमंड। अब देखो 20 नंबर में अच्छे नंबर लाने हैं तो अपने को रटना है सवाल, और इन विद्वानों का नाम भी रटना अपने को, ठीक है। अब ये 3 विद्वान होंगे भाई। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि एक्सटीन, गैब्रियल आमंड और मैक्रिडस तीनों ने व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया। तो दोस्तों व्यवहारवाद भी तुलनात्मक राजनीति में आता है, एक सिद्धांत आता है और एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें दोस्तों मतलब इंसान है ना किस तरह से व्यवहार करता है ना, और लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, पश्चिमी और गैर पश्चिमी सभ्यताओं में से कौन सी बेहतर है, इस तरह का अध्ययन है वह व्यवहारवाद में किया जाने लगा। तो ध्यान रखना कि जो हेडिंग नंबर 3 है ना वो थोड़ी सी बड़ी है। अभी तक पहला जो हमने कोल्ड वार की चर्चा कर ली तीसरे हेडिंग में, और व्यवहारवाद की चर्चा कर ली, थोड़ा सा अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और फिर क्या याद रखना है, अब दोस्तों भौगोलिक कारकों का भी ध्यान रखा गया। भौगोलिक कारकों का भी महत्व है तुलनात्मक राजनीति में बढ़ गया। यानी कि दोस्तों मान लो किसी देश में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, किसी देश में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं पर नदी घाटियां है, कहीं पर पूरा रेगिस्तान है, ठीक है। तो वहां पर सरकारें किस तरह से काम करती है वो अब देखे जाने लगा। समझ में आ गया। और उसके बाद में दोस्तों अपने को ये लिखना है कि अब राजनीतिक पार्टियों का भी अध्ययन किया जाने लगा। ध्यान दो 17वीं और 18वीं शताब्दी में है ना सिर्फ सरकारों की तुलना की जाती थी, वहां पर संविधान की तुलना की जाती थी, है ना। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ये टाइम में बात कर रहा हूं जो 60-70, तो यहाँ पर भौगोलिक कारकों का भी महत्व बढ़ गया। राजनीतिक पार्टियों की भी तुलना की जाने लगी कि अमेरिका की राजनीतिक पार्टियां किस तरह से काम करती है, भारत की किस तरह से काम करती है, और दबाव समूह हित समूह किस तरह से काम करते हैं। मतदान व्यवहार लोगों का कैसा है कि मतलब मैं बात करूं कि 25 साल से उम्र की जो ऊपर की लड़कियां हैं वो किसको पार्टी को वोट देती है अमेरिका में, भारत में किसको वोट देती है, ये सब देखे जाने लगा तुलनात्मक राजनीति में, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर परिवार की भी चर्चा की जाने लगी कि परिवार के मूल्य कैसे होने चाहिए, ठीक है। धार्मिक स्थानों की भी चर्चा करने लगी, अस्पतालों की चर्चा करने लगी लोग, संग्रहालयों की चर्चा करने लगे, ठीक है, पुस्तकालयों की चर्चा करने लगे, और एक समाज का रूप कैसा होना चाहिए कि अमेरिका का समाज कैसा है, भारत का समाज कैसा है, वो भी तुलनात्मक राजनीति में चर्चा करने लगे लोग। ये आपको व्यवहारवाद के बारे में बाद में लिखना है। समझ में आ गया। तीसरी वाली हेडिंग में मैंने कोल्ड वार बताया, व्यवहारवाद बताया, और उसके बाद में मैंने बताया कि भौगोलिक कारकों का महत्व बढ़ा, राजनीतिक पार्टियों की चर्चा की जाने लगी, और मतदान व्यवहार के बारे में तुलना की जाने लगी, समाज की तुलना की जाने लगी, परिवार की तुलना, धर्म की तुलना, अस्पताल वगैरह की तुलना, संग्रहालय की तुलना, पुस्तकालय की तुलना, इनकी तुलना की जाने लगी। भाई नाम में ही तुलना आ रहा है तो तुलना है वो अब बढ़ने लगी, अब हर चीज की तुलना की जाने लगी। आगे आता है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रही हैं चीजें, देखो अगर आपको नंबर लाने पास होना है ना एक अटेम्प्ट में, तो आप आराम से समझोगे चीजों को और सीरियसली समझना अपने को, और इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्लास में बने रहना है। आगे आया दोस्तों संरचनात्मक उपागम। संरचनात्मक उपागम तीसरी हेडिंग में ये है, ठीक है। तीसरी हेडिंग में मतलब ये जो लिखा हुआ ना इसका मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। संरचनात्मक उपागम क्या होता है दोस्तों, समाज है ना एक देश में अलग अलग संरचनाएं होती हैं, तो एक संरचना में परिवर्तन करने पर संपूर्ण व्यवस्था में प्रभाव पड़ता है। तो जब वीडियो देखोगे आप तो आप लिखना कि तुलनात्मक राजनीति में अब 1980 के बाद में संरचनात्मक उपागम आता है, और ये क्या होता है कि एक देश के अंदर बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, एक देश बहुत सारी संरचनाओं से मिलकर बना होता है। संरचना का मतलब होता है दोस्तों एक देश है ना शिक्षा पे टिका होता है,
स्वास्थ्य पे टीका होता है, परिवार होता है ना, कानूनी सेवाएं होती हैं, अर्थव्यवस्था होता है, धर्म होता है। ये एक देश में अलग अलग संरचनाएं होती हैं और इन संरचनाओं पे टीका होता है एक पूरा देश। तो किसी भी संरचना में अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो पूरा जो स्ट्रक्चर होती है, पूरी जो संरचना होती है किसी देश में, पूरी जो व्यवस्था होती है वो गड़बड़ा जाती है। ध्यान दो, एक देश के अंदर काफी ज्यादा संरचनाएं होती है, किसी भी संरचना में परिवर्तन आने पर उस देश में व्यवस्थाएं बदल सकते हैं। यानी कि अगर देखो किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी देश की इकोनॉमी अगर टूटती है, मार्केट में डाउनफॉल आता है, शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिर जाता है, सरकार के पास पैसा खत्म हो गया, तो एक देश में है ना अव्यवस्था फैल जाती है। तो तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक उपागम की जो चर्चा है वो भी की जाने लगी और कहा गया कि इन सभी संरचनाओं को मजबूत किया जाना चाहिए, यानी शिक्षा को, स्वास्थ्य को, कानूनी सेवाओं को, परिवार को, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। और देखो अब आगे ये पढ़ लिया है संरचनात्मक उपागम। अब आगे क्या आता है? आगे आता है दोस्तों विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत नोट्स बनाना है, ध्यान रखना 20 नंबर लाना है, तो वीडियो को वापस से सुनकर आपको नोट्स बनाना है। समझ में आ गया बात? तो नहीं तो सर के ऊपर से जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, तो फिर तो टाइम पास हो जाएगा। तो संरचनात्मक उपागम के बाद में क्या कौन सा सिद्धांत आया? विकासवाद। विकासवाद क्या होता है दोस्तों? मतलब कि डेवलपमेंटलिज्म, ये एक प्रकार की थ्योरी होती है राजनीति विज्ञान में। तो विकासवाद का मतलब होता है कि जो पश्चिम के जो देश है, पश्चिम को जो देश जो जिस तरह से वो आगे बढ़े, उनका अनुसरण करके, उनको फॉलो करके जो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के देश कैसे आगे बढ़े, ये विकासवाद का सिद्धांत कहलाता है। समझ में आ गया? और विकासवाद सिद्धांत के बाद में आता है दोस्तों आश्रितता का सिद्धांत। आश्रितता का सिद्धांत यानी कि डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी। तो क्या होता है डिपेंडेंसी थ्योरी? जो विकसित देश होते हैं ना, वो विकासशील और विकसित देशों का फायदा उठाते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति में अब ये बातें भी, यहां तक बातें होने लगी। समझ में आ रहा है? तो देखो वापस से मैं तीसरी हेडिंग रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोल्ड वॉर के बारे में बताया, लिखना है छोटा सा। उसके बाद में दोस्तों व्यवहारवाद बताया, ठीक है। उसके बाद में आपको मैंने वो बताया था कि भौगोलिक कारकों का महत्व बढ़ गया। उसके बाद में संरचनात्मक उपागम बताया। देन मैंने आपको बताया, ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत, आश्रितता का सिद्धांत, ये सब आया। ठीक है, ध्यान रखना। अब दोस्तों इसके बाद में कौन सा सिद्धांत आया? आधुनिकीकरण का। आधुनिकीकरण का ध्यान रखना, वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं इस वीडियो के। आधुनिकीकरण का सिद्धांत है, बस इतना लिखना है। तो अब दोस्तों तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक प्रक्रियाएं भी किस तरह से लागू होती है, उनकी भी तुलना की जाने लगी। ध्यान देना, राजनीतिक प्रक्रियाओं यानी कि किसी देश में चुनाव किस तरह से होते हैं, जैसे कि दोस्तों चुनाव कराने के तरीके, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, पीएम का चुनाव किस तरह होता है, उसकी भी तुलना अब की जाने लगी। तो देखिए आप कि पहले के टाइम पे सिर्फ संविधानों की तुलना की जाती थी, जैसे कि अरस्तु कर रहा था, ठीक है, 2500 साल पहले। लेकिन अब 1980-90 के आसपास मतलब चुनावी प्रक्रियाओं की भी तुलना अब की जाने लगी। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति में दोस्तों धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती है और कुछ किताबों के नाम अपने को याद रखने हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में लिखना है। जैसे कि 1960 में एक किताब लिखी गई थी, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। ठीक है, स्लो करके वीडियो को देखना ताकि समझ में। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, ये वाला एरिया, ठीक है, AREAS, ये वाला एरियाज, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज 1960 में किताब लिखी गई। ठीक है, इसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लिखी गई 1969 में। 2 किताबें और लिखना है, राइट। और उसके बाद में दोस्तों और क्या चीजें लिखनी है? हाँ भाई, व्यवहारवाद के बारे में अपन समझ ही चुके हैं। अब उत्तर व्यवहारवाद आता है। उत्तर व्यवहारवाद आता है, ठीक है। व्यवहारवाद के बाद में क्या है? उत्तर व्यवहारवाद। ठीक है, चीजें मिक्स नहीं करनी है, एक एक करके मैंने जिस हिसाब से चीजें बोली है उसी हिसाब से चीजें लिखने, क्योंकि दोस्तों नोट्स है ना मेरे पास में कटे फटे हैं अभी, और राइटिंग समझ में भी नहीं आएगा आपको। तो अपने को वीडियो देख के ही है वो अपने को नोट्स बनाने हैं। एक 20 नंबर का सवाल पक्का हो जाएगा फिर। उत्तर व्यवहारवाद क्या है दोस्तों? देखो,
उत्तर व्यवहारवाद मतलब कि राजनीति विज्ञान में दोस्तों अब जो निर्णय लिए गए थे, ठीक है, वो समाज के लिए तब तक लाभकारी नहीं होंगे, तब तक उनका वास्तव में लाभ नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? उत्तर व्यवहारवाद क्या है? 1960 के दशक के बाद में आया, पहली बात तो। और व्यवहारवाद आप जानते हैं कि एक ये दार्शनिक तरीका था कि तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, डेटा का अध्ययन किया जाएगा, यानी कि कितने उम्र की जो लड़कियां हैं वो किस राजनीतिक पार्टी को वोट दे रही हैं। तो व्यवहारवाद में दोस्तों डेटा का बड़ा ध्यान दिया जाता था, ठीक है, वहां पर डेटा का बड़ा ध्यान दिया जाता। उत्तर व्यवहारवाद में डेटा को इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, बस अपने को इतना याद रखना है उत्तर व्यवहारवाद में, ठीक है। तो उत्तर व्यवहारवाद में समस्या का जो असली स्वरूप है, किसी भी समाज में समस्या का जो असली स्वरूप है उसका स्वरूप समझा जाता है कि समस्या क्या है और उस समस्या का हल कैसे किया जा सकता है, ये हमें उत्तर व्यवहारवाद बताता है, ठीक है। बस ये अपने को याद रखना, तीसरी हेडिंग है ना वो अपने को कंप्लीट हो जाएगी। और उत्तर व्यवहारवाद में लिख देना आप कि राजनीतिक विद्वान यही चर्चा करते हैं उत्तर व्यवहारवाद में कि समाज को लाभ कैसे मिले, समाधान से लाभ मिलेगा, समाधान से ही लाभ मिलेगा, ठीक है। ये है उत्तर व्यवहारवाद, 1960 के बाद में आया। और इसने ये कहा कि मतलब डेटा को ही ध्यान में मत रखो, ठीक है, एक्चुअल समस्या को समझो, आप एक्चुअल समस्या को समझो, तो हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टि से मत समझो और चीजों को थोड़ा सा मतलब है वो व्यवहार के रूप में समझो, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझो, डेटा को ज्यादा ध्यान मत दो, ये उत्तर व्यवहार हमें सिखाता है। अब 1970 का दशक और विकासवाद की चुनौतियां, ठीक है, ये वाली तीसरी जो बड़ी हेडिंग थी अपनी कंप्लीट होती है, ये वाला पढ़ लेते हैं। देखो ये तो बड़ी आसान सी और छोटी सी हेडिंग है, तीन और हेडिंग बची हुई है, ठीक है। तो ये आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, इस सवाल के अलावा और कुछ मत पढ़ना इस चैप्टर में, ठीक है। ये हाँ, चौथी हेडिंग है अपनी 69 का दशक और विकासवाद की चुनौतियां। तो तुलनात्मक राजनीति में दोस्तों अब विकासवाद का सिद्धांत आता है, ठीक है, आधुनिक सिद्धांत आता है और आश्रितता का सिद्धांत आता है। इसमें ये सब चीजें लिखने हैं। विकासवाद का सिद्धांत मैंने आपको बता ही दिया है कि जो पश्चिम के देश जिस तरह से विकास कर रहे थे, जो छोटे देश थे, जो विकासशील अल्प विकसित देश थे, उन्होंने फॉलो किया, अनुसरण किया इन पश्चिम के देशों को, ये सिद्धांत कहलाता है विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आधुनिकीकरण का सिद्धांत, आधुनिकीकरण का सिद्धांत भी लगभग यही है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत के अंदर कि पश्चिम के देश जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, जिस तरह की आधुनिकता वो अपना रहे थे, जिस तरह के उनके राजनीतिक और आर्थिक मॉडल थे, अल्प विकसित और विकासशील देशों ने भी वही आर्थिक और राजनीतिक मॉडल अपने देश में अपनाई, ये आधुनिकीकरण का सिद्धांत है। और आश्रितता का सिद्धांत आप जानते हैं, मैंने दोस्तों आपको तीन तरह के देश बता रखे हैं, कोर देश बता रखा है, परिधीय देश बता रखा है, अर्ध परिधीय देश बता रखा है। आपने अगर अच्छे से बीपीएससी 134 पढ़ा है मेरे से, डिपेंडेंसी थ्योरी, निर्भरता सिद्धांत, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था जो कोर देश होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, वो अल्प विकसित यानी कि जो परिधीय देश और विकासशील देश यानी कि अर्ध परिधीय देश। समझ में नहीं आ रहा तो इतना तो समझो, आश्रितता का मतलब क्या था? आश्रितता शब्द मतलब दूसरे पे डिपेंड होना, आश्रित होना। तो जब हम बात बात के लिए दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, पैसों के लिए, किसी बात के लिए, किसी डिसीजन के लिए, लाइफ के डिसीजन हो, तो हमारा शोषण होता है। भले में कोई, अब वही बात है ना, सोने के पिंजरे में एक पक्षी कैद है, लेकिन है तो कैद ना वो, भले उसको सोने का पिंजरा मिला हो। तो ऐसा ही है दोस्तों, ये जो विकसित देश है, जो औद्योगिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं, जहां पे फैक्ट्रियां हैं, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, ये देश क्या करते हैं, जो गरीब देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं, उनको पैसा दे करके, उनको टेक्नोलॉजी दे करके, उनको ज्ञान विज्ञान दे करके, ठीक है, मानव संसाधन भेज करके उन्हीं का शोषण वो करते रहते हैं, उनसे कच्चा माल मंगवाते रहते हैं और कच्चे माल को प्रोसेस करके, उसका संस्करण करके, उसको फिर बेच देते हैं गरीब देशों को महंगे रेट पे। तो इस तरह से वो आश्रित हो जाते हैं, ठीक है, गरीब देश आश्रित हो जाते हैं पैसे के लिए और श्रम के लिए और मशीनों के लिए, ठीक है। तो ये आश्रित होना दोस्तों, आश्रित होना यानी कि एक प्रकार का शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये देश कभी उभर नहीं पाते। तो तुलनात्मक राजनीति में 1970 के बाद में दोस्तों आधुनिकीकरण सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत और आश्रितता के सिद्धांत की भी तुलना की जाने लगी कि कौन से देश है वो पीछे रह गए, कौन से देश है विकास क्यों नहीं कर पाए। और इसीलिए दोस्तों एक जो कहा गया कि डिपेंडेंसी थ्योरी में
ठीक है, कि जो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के देश, एशिया के देश इसलिए पीछे रह गए क्योंकि देश हर बात के लिए, चाहे पैसों के लिए हो, ठीक है, बात बात में कर्जा मांगना आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, डब्ल्यूटीओ से बार बार पैसा मांगना, और वो शर्त लगाते थे आईएमएफ इन पर कि ये शर्त आपके सामने हमने रखी है, पैसा चाहिए तो ये शर्त पूरी करनी होगी। गरीब देश है उस चंगुल में फंस जाते थे, जैसे बांग्लादेश, जैसे मैक्सिको, इनके साथ में हुआ। ठीक है, ये सब चीजें आपको लिखनी है 1970 के, ये चौथी वाली हेडिंग। अब आ जाते हैं दोस्तों 1980 का दशक, राज्य की वापसी। यहां पर दोस्तों आपको याद रखना है कि राज्य की जो औकात हुआ करती थी पहले, राज्य की क्या औकात होती थी, किससे क्या संधि करनी है, किससे समझौते करने हैं, किससे युद्ध लड़ना है, किससे व्यापार के रिश्ते बनाने हैं, ये सब राज्य ही डिसाइड करता था। लेकिन दोस्तों जैसे ही 20वीं शताब्दी स्टार्ट होती है, उसके बाद में दोस्तों राज्य की शक्तियां कम होती गई, संप्रभुता उसकी घटती गई, क्योंकि दोस्तों राज्य डिसीजन नहीं अब ले सकता था। अब दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित होने लगी और नागरिक समाज अस्तित्व में आए, ठीक है, गैर सरकारी संगठन आए, जिससे राज्य की संप्रभुता है वो प्रभावित होती है, राज्य की शक्ति कम होती है। अब राज्य की वापसी का मतलब है राज्य को वापस से वही अधिकार मिलने लग गए जैसे कि पहले मिलते थे। जैसे कि दोस्तों मतलब राज्य ने बाजार पर अपना कंट्रोल करना वापस से चालू कर दिया, क्योंकि कुछ गिने चुने लोगों ने ही मार्केट में सारा पैसा है वो अपनी जेब में भर लिया। ठीक है, तो बाजार को अच्छे से चलाने के लिए पूंजीपति शोषण ना करे, इसके लिए बाजार से संबंधित अलग अलग देशों ने अलग अलग नियम बनाए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अमेरिका ने व्यापार के क्षेत्र में संरक्षणवादी नीति अपनाई थी। संरक्षणवादी नीति के तहत होता यह है कि अमेरिका अपने घरेलू व्यापार को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए वो क्या करता था, आयात शुल्क बढ़ा देता था। जैसे कि भारत से कोई सामान अमेरिका जा रहा है, भारत से कोई बनी हुई गाड़ी मान लो 5 लाख की है, अमेरिका में पहुंचते हो गई वो 8.5 लाख की, तो कौन खरीदेगा इतने महंगी गाड़ी को? क्योंकि अमेरिका क्या करता था, अमेरिका मतलब दूसरे के देशों के सामानों पर टैक्स बढ़ा करके मतलब उस देश के व्यापार को मतलब घटा देता था, ताकि उस देश का व्यापार कम हो जाए हमारे देश के साथ में। तो अमेरिका जैसे देशों ने संरक्षणवादी नीति अपनाई। इस बात की जो चर्चा है वो तुलनात्मक राजनीति में होने लगी। ठीक है, तो राज्य मजबूत हो गया, राज्य ने अपने नौकरशाही तंत्र को मजबूत किया, राज्य ने अपने निर्णय वापस से लेने चालू कर दिए, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, इस तरह से चीजें लिख के आनी है। हेडिंग याद रख लेना, हेडिंग याद हो गई तो आपका काम बन जाएगा। पहला ही सवाल 20 नंबर का हुआ यही वाला। ठीक है, लास्ट सवाल है दोस्तों 20वीं शताब्दी का अंत और वैश्वीकरण और उभरती हुई प्रवृत्ति संभावनाएं। अब देखें आपकी भारत शुरुआत किस तरह से करनी है छठवीं हेडिंग की, कि भारत का एग्जाम्पल दे देना कि 1991 के बाद में फ्रॉम 1991, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों भारत में आर्थिक सुधार लागू होते हैं, भारत के अंदर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आता है, और वैश्वीकरण प्रक्रिया के कारण दोस्तों पूरा एक जो दुनिया है वो एक गांव बन जाता है। और इस गांव में क्या होता है कि पूंजी का, श्रम का और मानव संसाधन का मुक्त रूप से आदान प्रदान होता है, प्रवाह होता है, और जिसकी वजह से मतलब आयात निर्यात बढ़ जाता है। ठीक है, और हर देश है वो शिक्षा के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की करता है। तो तुलनात्मक राजनीति में ये अब चर्चा करने लगे कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है ना वो किस देश पर कितना पड़ा है, क्योंकि वैश्वीकरण का पॉजिटिव इम्पैक्ट ही थोड़ी होता है, वैश्वीकरण का नेगेटिव इम्पैक्ट है, नकारात्मक भी। तो आप देखें नकारात्मक यही है कि इंसान पहले, आज से 20 साल पहले मार्केट में कोई चीज लेने जाता था, उसके पास में ऑप्शन कितने कम होते थे। जैसे कि हम किराना की दुकान पे गए साबुन खरीदने, तो एक ही साबुन होता था, वही उठा के दे देता था। ठीक है, लेकिन शॉपिंग मॉल में जाते हैं 50 तरह की साबुन रखी होती है वहां पर। तो उपभोक्तावाद बढ़ा है, और उपभोक्तावाद के कारण दोस्तों कचरा बढ़ा है, कचरा बढ़ने के कारण पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ी है। ये सब नकारात्मक प्रभाव है। तो 20वीं शताब्दी के अंत में वैश्वीकरण के कारण किस राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक पड़ा, नकारात्मक पड़ा है, ये सब अब इसके तुलना की जाने लगी। ठीक है, और 20वीं शताब्दी के शुरुआत के अंदर दोस्तों नागरिक समाजों का उद्भव हुआ, यानी कि जैसे कि नागरिक समाज में बताऊं तो एक संस्था है ग्रीन पीस। ठीक है, इस संस्था का नाम मैं बार बार लिखता रहता हूं, ये याद रखना है, ग्रीन पीस। ग्रीन पीस जैसी नागरिक समाजों का उद्भव हुआ, और ये संस्था क्या काम करती है, किसी देश में पर्यावरणीय निम्नीकरण, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा हो तो ये संस्था मतलब कि एक अभियान चलाती है, लोगों को इकट्ठा करती है, और सरकार है को मजबूर करती है कि वो पर्यावरण को बचाए। तो नागरिक समाजों की संख्या बढ़ने लगी, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन उनकी संख्या बढ़ने लगी,
और सरकार है दोस्तों, सरकार को कुछ डिसीजन अपने वापस से भी लेने पड़े, और जहां पर जिस देश में नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठन, इसकी संख्या ज्यादा होती है तो उस देश में लोकतंत्र वो स्वस्थ होता है। ठीक है, तो दुनिया भर में दोस्तों, दुनिया भर में चाहे मानव अधिकारों की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, पर्यावरण की समस्याएं बात करें, या फिर अपन शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी की बात करें, तो हर प्रकार की समस्याएं वो नागरिक समाजों ने हल की है। इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर भी है, ठीक है, वहां पे अपन और चीजें ध्यान से समझ लेंगे। अब 20वीं शताब्दी के शुरुआत के अंदर दोस्तों सूचना और संचार प्रौद्योगिकी बढ़ती है, इंटरनेट आता है, मोबाइल का आविष्कार होता है, कंप्यूटर बनाए जाते हैं, लैपटॉप, टैबलेट्स ये सब आ जाते हैं, सोशल मीडिया बन जाती है। तो उसके कारण से दोस्तों मतलब विश्व में कहीं पर भी कोई घटना हो रही वो हमें सेकंडों के अंदर पता चल जाती है। तो तुलनात्मक राजनीति में अब सूचना प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, सरकारें हैं वो गिर जाती हैं, वापस से बन जाती हैं, सत्ता में आ जाती हैं। ये एक शक्ति होती है सोशल मीडिया की। तो संचार प्रौद्योगिकी के कारण दोस्तों तुलनात्मक राजनीति में बेहतर संभावनाएं दिखती हैं। ये लास्ट वाली हेडिंग अपने को याद रखनी है। 20वीं शताब्दी के अंत में दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि तुलनात्मक राजनीति में और विषयों पर और सब्जेक्ट पर भी चर्चा की जाने लगे कि एक व्यक्ति की क्या पहचान है, पर्यावरण की स्थिति कैसी है, निर्जातीयता कैसी है, मतलब कहीं पर निर्जातीय दंगे तो नहीं हो रहे। अब जैसे भारत और अमेरिका की तुलना करें, अब 20वीं शताब्दी के बाद में यह भी देखा गया कि भारत में जो जातियां आपस में रहती है, क्या उनके बीच में लड़ाई वगैरह तो नहीं है, अच्छे से रहती है कि नहीं है, क्या अमेरिका में जाति अच्छे से रहती है, नहीं है, यहां तक चर्चा की जाने लगी। लैंगिकता से संबंधित मुद्दों की जांच की जाने लगी, जनजातीय की स्थिति कैसी है, दलितों की स्थिति कैसी है, नारी आंदोलन हुए हैं उनकी भी तुलना करने जाने लगी। तो आप सोचे, आप मतलब कि 17वीं 18वीं शताब्दी में तो संविधान ही पढ़े गए थे, उन्हीं की तुलना की गई थी। अब देखो आप, मतलब लगभग 20 के आसपास और टॉपिक जुड़ गए, उनकी जो चर्चा है वो अब की जाने लगी। तो समय के साथ में राजनीति में तुलना करने के जो विषय हैं उनका विस्तार होता है। कुल मिला के बात यह है, ठीक है। तो इससे हुआ है ये है कि इंटरनेट आया है, ठीक है, और कहीं पर आंदोलन होते हैं, आंदोलन वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। कहीं पर नारी आंदोलन, महिलाओं ने अपने वोट देने के अधिकार, महिलाओं ने अपने जीवन से जुड़े हुए अधिकार है वो मांगे हैं आंदोलनों के माध्यम से। तो किसी भी देश में नारी आंदोलन कितना सफल हुए हैं, कितने नहीं हुए, इनके भी चर्चा की जाने लगी। तो भाई ये जो 20 नंबर का सवाल था, चैप्टर नंबर 1 से यही आ सकता है और यही आएगा, ठीक है। तो ये आप इसका वीडियो देखना, स्लो करके 1.5 का स्लो कर लेना, और फिर इसका नोट्स बनाना, ठीक है, सिनॉप्सिस बना लेना, और फिर आप पेपर के अंदर एग्जैक्ट यही लिख के आ जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।